वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल मनोविज्ञान का जो चौथा पार्ट है वो देखेंगे। आगे के 3 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं जो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन, जो भी सीटेट और केवीएस का तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा रही हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, 2019 का जो पेपर कर रहे थे उसके 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आगे के 15 क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें सही कथन बताना है। ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है सीखने और प्रदर्शन करने की बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है। या ऑप्शन तीसरा दे रखा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। या चौथा ऑप्शन दे रखा है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ जो पर्यावरण से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। जैसे पहलू जो आनुवंशिकता से कुछ हमें जीन से प्रभावित होते हैं, जैसे कि बालों का रंग या बाल आँखों का रंग, ये कुछ भी होता है ये सभी आनुवंशिकता से मिलता है। और पर्यावरण से हम कैसी संगति में रह रहे हैं, तो कुछ चीज़ों में आनुवंशिकता अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है और कुछ चीज़ों में पर्यावरण। तो दोनों ही अपना अपना प्रभाव डालते हैं। तो उसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सीखने और प्रदर्शन के लिए बच्चे की क्षमता जीनों से, तो ये कोई कंफर्म मतलब सही स्टेटमेंट नहीं है कि जीनों द्वारा ही पूरी तरह निर्धारित किया जाता हो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चे किसी भी जन्मजात विकार से दूर हो सकते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसके किसी भी विकार से वो जन्मजात विकार से दूर हो सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण निभाता है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है जो गलत है पियाजे की थ्योरी के हिसाब से। विकास जो है कि गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो ये बोला है पियाजे जी ने। तो बच्चे जो होते हैं खुद नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। या बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो बताना है कि नहीं जा सकता पियाजे की थ्योरी के हिसाब से, तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि पियाजे क्या कहते हैं कि पियाजे कहते हैं जब बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है तो उसका जो अधिगम का विकास तेजी से बढ़ता है। जैसे 0 से 2 उसने हर एक स्टेज दे रखी है, 2 से 7, तो हिसाब से उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे इस स्टेज के हिसाब से बढ़ता रहता है। और निरंतर अभ्यास और से अधिगम होता है, ये उसने नहीं कहा है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन गलत दे रखा है। तो उसमें हमें गलत ही ऑप्शन पूछा गया है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है के अलावा डैश दे रखा है निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा, तो हमें इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है कि उसके अलावा बताना है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, या समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को उत्तेजित करते, ये भी सही हो जाएगा। या समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो बिल्कुल गलत है कि समय बिताने के लिए नहीं। बच्चे की शारीरिक विकास होता है खेल के द्वारा, बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, बच्चे का जो एक्टिविटी करना सीखता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो खेल से मतलब खेल उसका समय बिताने का नहीं, खेल से बहुत वो एक्टिविटी सीखता है। और जो अगला दे रखा है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं, उन्हें कब उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें गलत पूछा, इसके अलावा पूछा है, तो कौन सा सही हो जाएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न
बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो कौन सा जो क्वेश्चन है वो इनवाइट करता है चिल्ड्रन को थिंक क्रिटिकली सोचने के लिए। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, या फिर ये होगा यही सही जवाब है, सही जवाब क्या है, या क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें बताना है कौन सा जो क्वेश्चन होगा वो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो आंसर कीजिए। तो जिसमें आपको पढ़ के पता ही चला होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है कि विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, ये भी गलत, सही जवाब क्या है, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, भी गलत। तो बच्चे का सबसे ज़्यादा है कि वह किस तरीके से इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील, तो मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। किसकी बात कौन करते हैं, जॉन डीवी करते हैं। तो का अच्छा सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्या वर्णन करता है, करके सीखना मतलब वही लर्निंग बाय डूइंग, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा, या सहयोग मतलब कॉपरेट करना, बच्चों के पीयर ग्रुप के साथ सीखना। दूसरा दे रखा है थीमेटिक इकाइयाँ, इरेगुलर यूनिट्स, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग। तीसरा दे रखा व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना या छात्रों की लेबलिंग, या परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रगतिशील का बताना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, प्रोग्रेसिव में करके सीखना, बच्चा जितना करके सीखेगा वो उतने ज़्यादा ज्ञान को सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड को, जिससे बच्चों को आजकल तो नई नई चीज़ें हो गई, प्रोजेक्ट के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, अब तो डिजिटल ज़माना आ गया है तो बच्चों को डिजिटल द्वारा हम सिखाया जा सकता है। सहयोग से, बच्चे जितना ज़्यादा सहयोग से एक दूसरे से मिल के काम करेंगे तो वो चीज़ों को और लोगों के एक्सपीरियंस को जानेंगे, चीज़ों को बताना सीखेंगे, समझना सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में मतलब वही प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो कौन सा कथन बताता है कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो ऑप्शन दे रखा है, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। या सेकंड ऑप्शन दे रखा है, स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम दियर लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव में से सीख सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन दे रखा है, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, मतलब कि बच्चों में जो स्कूलों में शिक्षा जो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। या फिर लाइफ इज़ द ट्रू एजुकेटर, या जीवन शिक्षा शिक्षक है। तो कौन सा हमें कथन सही बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आप ध्यान से लगाइएगा, शिक्षा जो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। तो ये शिक्षा स्वयं ही जीवन का सही करेक्ट बताता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत, जो कि कोहलबर्ग थ्योरी किसके लिए बोली जाती है, ये किसके लिए, मॉरल रीजनिंग के योगदान में निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है। तो इनकी जो दे रखी, इनकी जो है इसमें स्टेटमेंट में देखिए क्या दे रखा, इनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, मतलब मॉरल फिलोसफर है। तो क्या हो जाएगा, तो नैतिक दार्शनिक ऐसा कुछ नहीं है, नैतिक तर्क की कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ये भी गलत है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, ये भी गलत है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जितना अच्छा कॉग्निटिव विकास होगा उतनी अच्छी उसका मॉरल रीजनिंग पावर बढ़ेगी, उसका सोच अच्छी होगी। तो उसका उनका जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जीन पियाजे की थ्योरी से प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं, निकटवर्ती विकास के 6 संभावित करता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताना, किसने दिया था, ये वाइगोस्की ने दिया था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो।
या सेकंड ऑप्शन दे रखा है। सेकंड ऑप्शन है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे संयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब संयोग वापस लिया जा सकता है। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे संयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगर बच्चे को कोई सही सहयोग मिल जाए, अगर सही मतलब उसे वो मिल जाए तो वो अपने कार्य को स्वयं कर लेगा। तो इसका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि स्केप फोल्डिंग, मतलब बच्चा कार्य कर रहा है, उसे कोई अगर सपोर्ट मिल जा रहा है तो वो अपने कार्य को स्वयं कर लेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, इसके बारे में बताना है। क्या बताना है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ये दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज का प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है हैज़ ए बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली, मतलब ये आम तौर पर लिखा हुआ है। माने गए मर्दाना और स्त्री पुरुष का समायोजन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सीटेट में इतना क्वेश्चन ही बड़ा आता है कि आधा पेपर जो होता है वो क्वेश्चन पढ़ने में चला जाता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सीटेट में। आप जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी से हेल्प मिलेगी। ये मोस्टली पेपर छूट ही जाता है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस यही रहा है कि मेरा भी पेपर छूट गया था। तो फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो फिर आंसर कीजिए क्या होगा आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। मतलब ये बिल्कुल ही राज्य और राष्ट्र के अधिगम में एकरूपता बनाए रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता का मार्गदर्शन प्रदान करते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की। तो हमें बताना है जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। तो ये ह्यूमनिज्म है, बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है या कॉग्निटिव थ्योरीज है, मतलब मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञात्मक सिद्धांत। तो गाइस आंसर कीजिए। तो आपको पता ही है कि किसकी 2005 जो राष्ट्रीय वो फ्रेमवर्क 2005 है वो किसकी करता है, तो किस पे बल देता है? तो रचनावाद, मतलब कि संज्ञात्मक क्रिएटिविटी पे। ये बच्चों के क्रिएटिव बच्चों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें सृजनात्मकता मतलब ओपन खुले क्वेश्चन वाले, मतलब अपसारी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, क्या है यदि? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, ये तो गलत हो सकता है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, बिल्कुल गलत। वे सभी उपस्थिति में नियमित है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो सभी में नियमित है तो वो प्रेरित समझे जाए। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहे। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चा जितना ज़्यादा क्यूरीज करेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा तो वो उतना ज़्यादा पता चलेगा वो जानने के लिए कितना इच्छुक है। वो अधिगम उतना ज़्यादा अच्छा होता है जब बच्चा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, और क्वेश्चन मीनिंगफुल होना चाहिए। तो बच्चे का यही जो बच्चे हैं प्रेरित तभी समझे जाएंगे जब वो अपने आप से पूछने लगें, क्यूरीज करें। तो इसका मतलब यही होगा कि बच्चे अपने आप से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर रखा 29। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा सुटेबल है टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग? तो चिल्ड्रंस लर्निंग के लिए कौन सा सही है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी है। तो ये तो गलत है, ऐसा इससे बच्चा ये तो नहीं होगा कि उसके सुधार हो जाए।
शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग कर विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तो ये भी सही है, लेकिन कोई आंसर हम चारों पढ़ लेते हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि वैसे भी हमारा देश जो है वो विकासशील है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर स्कूल में हर चीज़ें हर मटेरियल उपलब्ध हो। मैटर ये नहीं करता है कि क्या है, मैटर ये था जो चीज़ें हम उसका उपयोग किस हिसाब से करें, किस हिसाब से बच्चे उन्हीं चीज़ों से सीख रहे हैं। या फिर ऑप्शन दे रखा शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पे बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम स्कूल की चीज़ों को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ लें, तो बच्चे को बातचीत करें, बच्चों से समझें, तो यही तो उससे बच्चे जो होंगे अधिगम में सुधार के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा ये ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह इसकी मदद करता है। ऑप्शन दे रखा है चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर दियर ओन लर्निंग, मतलब बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है चुप्पी साधे रहने के लिए, टू क्रिएट साइलेंस, या देखा टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, मतलब शिक्षकों को निर्देश देने में। या फोर्थ ऑप्शन दे रखा है चिल्ड्रन रोट मेमोराइज दियर लेसन, मतलब बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षकों को निर्देश देने में चुप्पी साधे रहने के लिए भी गलत है। तो किस तरह मदद करेगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने 2018 के 30 क्वेश्चंस कर लिए। पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं 2019 का, और मैंने 2018 का पेपर भी सॉल्व करा दिया जो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। तो फिर हम लोग आगे के जितने भी हम लोग के आए हैं हम लोग सब सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होएगा। तो आप बताइएगा कि आपके 15 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताइएगा कैसी लगी आज की। और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।